हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पेपर एनएसओ में आया हुआ 2019-20 ईयर के अंदर। तो आज का पेपर डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट कुछ गाइडलाइंस जो मैं आपको देना चाहूंगा कि इस पेपर के अंदर आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 35 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं। ये 35 एंड 10 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क का होता है और 5 और जो 5 क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स का होता है। जो निगेटिव मार्किंग है इस पेपर के अंदर नहीं है, तो आप आराम से, अगर आपके पास कोई लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन में डाउट है और आपको लगता है कि नहीं यही मेरा सही है, ऑल्दो तुम कंफर्म्ड नहीं हो, तो वो टिक करके आ सकते हो जस्ट बिकॉज यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। आपको एक ही आंसर सेलेक्ट करना है, मोर देन 1 करेक्ट नहीं है तो आपको एक ही ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी क्या अलाउड नहीं होगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, आपको खुद से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और साथ में आपको पेन एंड पेपर जो आप लेके जाएंगे, मीन पेन जो लेके जाएंगे वो ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए या HB पेंसिल होनी चाहिए। और जब आप OMR रिस्पॉन्स फिल कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि OMR रिस्पॉन्स भरते समय पूरा का पूरा बबल अच्छे से हो जाए, बबल आधा ना हो, या दूसरे क्वेश्चन पे मत कर देना, दूसरे आंसर पे मत कर देना अदरवाइज, या फिर एक साथ 2 आंसर पे मत कर देना अदरवाइज तुम्हारे जो OMR में आंसर रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। और साथ में ये पेपर के जो OMR होंगे ये आपको इन्विजिलेटर को दे के जाना है। अगर आप घर में लेके जाओगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड या कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना इन्विजिलेशन, बिना OMR सीट के हम कभी भी आंसर रिस्पॉन्स चेक नहीं कर सकते, राइट। चलिए, तो ये सारे जो गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस, ये मोस्टली सारे एग्जाम्स में होती हैं। हमें डिसिप्लिन होकर पेपर देना है, इसका कहने का मतलब यही है। बस रेड पेन मत लेके पहुंच जाना, अदरवाइज पता चला एग्जाम हॉल में स्ट्रगल कर रहे हो, यार ब्लू ब्लैक पेन तो है नहीं मेरे पास। अगर ब्लू ब्लैक पेन नहीं है, बॉल पेन, तो आप पेंसिल लेके जाओ, लेकिन रेड पेन लेके मत जाना। सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम बच्चों। अब पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड से है और ये बोलता है कि एक कोई P है, कोई एक P सब्सटेंस है जो कि P एक सब्सटेंस है जो कि क्या हो रहा है, अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 443 केल्विन पे रखते हैं जिसका फॉर्मूला C3H8O है तो Q बनाता है, और Q में जब हम H2NI डालते हैं तो R बनाता है, राइट। उसी में अगर K2Cr2O7 डालते हैं H2SO4 हीट के साथ, तो H2SO4 हीट के साथ, तो ये तुम्हारा एक कंपाउंड S बनाता है, और S के अंदर जब हम Na2CO3 डालते हैं तो ये तुम्हारा T बनाता है। तो पूछता है कि बताओ क्या होगा, ये PQRST के बारे में पूछ रहा है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो P होगा, तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, मैंने आपको कल लास्ट पेपर के अंदर भी शायद एक क्वेश्चन ऐसा ही था, जब H2SO4 एट हाई टेम्परेचर डालते हैं तो बेटा वहां पर एलिमिनेशन होता है, किसका एलिमिनेशन होता है, पानी का अल्कोहल में से, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो मुझे लग रहा है ये जो फॉर्मूला है C3H8O ये एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल का फॉर्मूला मुझे 2 में ही दिख रहा है, 2 नहीं 3 में दिख रहा है। इनफैक्ट कौन कौन से में दिख रहे हैं, तो एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, बट ये तो हो नहीं सकता बिकॉज अब यहाँ पे C3 नहीं है, C2 है। तो मेरा या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, राइट। उसके बाद अगर Q बन रहा है तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अल्कोहल से एल्कीन बनाता है, तो एल्कीन कौन से ऑप्शन में है, तो एल्कीन मुझे ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है, जस्ट बिकॉज अब यहाँ दिख रहा है मेरे को कि ये तुम्हारा प्रोपीन बन चुका है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बन चुका है। प्रोपीन में जब हम हाइड्रोजन डालेंगे तो ये फिर से एल्केन बन जाएगा, मतलब प्रोपेन बन जाएगा। और अगर हम इसी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, तो वैसे केस में ये अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो बिल्कुल सही बात है, S कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब अपन Na2CO3 डालेंगे तो हमें पता है कि भैया H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और साथ में CH3CH2COONE बनेगा। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि सबसे पहले तुम्हारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर CH, और फिर उसके बाद CH2 और OH था, राइट। इसमें तुमने क्या डाला, इसमें तुमने डाला H2SO4 कॉन्सेंट्रेट वाला। जैसे इसमें डालेंगे तो हमारा पानी बाहर आएगा, मतलब यहाँ पर पानी का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो पानी लिमिट कैसे होगा, तो एक OH यहाँ से लेंगे, एक H यहाँ से लेंगे, और पानी एलिमिनेट करके हम बना देंगे एल्कीन, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना देंगे हम। उसके बाद जब हम इसमें H2NI डालेंगे तो H2NI डालने के बाद हमें पता है कि एल्कीन जो है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और CH3CH2 और CH3 का फॉर्मेशन
हो जाएगा। तो हम तो पहुंच गए भैया R तक। ये तुम्हारा P था, ये तुम्हारा Q था और ये तुम्हारा R है। अब इसी में अगर तुम K2Cr2O7 डालोगे, K2Cr2O7 डालोगे तो ऑक्सीडाइज होगा ये, और H+ के प्रेजेंस में होना चाहिए, तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर ये अल्कलाइन मीडियम में हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो वैसे केस में जब हम इसमें डालेंगे H+ के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 और यहाँ पर COOH का फॉर्मेशन होगा। फिर जब आप इसमें Na2CO3 डालोगे तो Na2CO3 क्या करेगा, तो Na जो है रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और बना देगा CH3 CH2 COONA और साथ में बाहर निकलेगा H2CO3, राइट। ये तुम्हारा बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर 2 मोल ले लें इसका तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ भी इसका 2 मोल बन जाएगा और H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। तो अपन बोलेंगे भैया डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, PQRS। तो PQR तो हमने बता दिया, ये तुम्हारा S है और ये तुम्हारा T है। तो PQRST हमें पता चल गया, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको लॉजिकली सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस याद हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब कार्बोनेट्स कंपाउंड के, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ये पूरे पैटर्न को स्टडी करनी है इस पैटर्न को, और पैटर्न को स्टडी करके बताना है कौन क्या कैसे है। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर ABCD, राइट, यहाँ पर ABCD EFG वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि भैया ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है कौन क्या है कैसे है, तो अगर देखो यहाँ पर ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है, ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा E है, ये तुम्हारा F है, ये G है, ये H है, ये I है और ये J है, ठीक है। ABCD EFG HI है। और यहाँ पर लेकर रखा है एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारा मास नंबर है, Z एक्सिस है, ये A एक्सिस है, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अपन देखें तो A और B का एटॉमिक मास सेम है, मास नंबर सेम है, वेयर एज एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आइसोबार्स, राइट। तो B और A तो आइसोबार है, तो कौन से ऑप्शन में B और A आइसोबार दिख रहा है, एक में भी नहीं दिख रहा। चलिए अब C और D में देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, बिकॉज मास नंबर एक्सिस में आप आगे जा रहे हो और एटॉमिक नंबर एक्सिस में सेम पर हो। यहाँ भी C का भी एटॉमिक नंबर सेम, D का भी सेम। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, मतलब आइसोटोप होता है। तो C और D आइसोटोप है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पर दिख रहा है CD आइसोटोप है, यहाँ भी दिख रहा है CD आइसोटोप है, मतलब ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर अपन जाते हैं E और F में। तो E और F में मुझे दिख रहा है ये दोनों आपस में इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो अपन बोल सकते हैं फिर से आइसोबार है। अब E और F आइसोबार कौन से में दे रखा है, तो यहाँ दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको जरा सा भी डेफिनेशन पता है आइसोबार आइसोटोप का तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर गए होते। ठीक है बेटा, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आंसर यहीं पे आ चुका है। तो बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एसिड बेस सॉल्ट है, राइट। एसिड बेस सॉल्ट का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है 0.1 मोलर एसिडिक सब्सटेंस P है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ये यूज किया हमने, राइट। तो ये वाला जो है इसको न्यूट्रलाइज करना है, कोई एसिडिक सब्सटेंस है जिसका 0.1 मोल है। तो पूछ रहा है बताओ इसमें से कौन सा एसिड हो सकता है। अब हमें पता है कि अगर कभी भी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये क्वेश्चन हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे सर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे एसिड का कि हमें पता है 0.1 मोलर है, तो 0.1 मोलर इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, तो नंबर ऑफ H+ आयन इमिटेड बाय एनी एसिड और रिलीज्ड बाय एनी एसिड। अब वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर वो पता चल जाता तो हम सीधा एसिड का नंबर बता देते कौन सा एसिड होगा, क्योंकि अगर एन फैक्टर 2 आई तो मतलब H2SO4 है, एन फैक्टर 1 आई तो एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी हो सकती है, अगर एन फैक्टर 3 आई तो फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। अपन चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें एन फैक्टर आ रहा है। अब यहाँ पर 0.1 इंटू एन फैक्टर करा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होगा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ध्यान रखना बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, ये डेसीमीटर क्यूब में है, तो आपको इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना चाहिए। तो 8 गुने 25। अब ये तो डेसीमीटर क्यूब में है, ये किस में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर ले, इसको भी हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर ले। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेसीमीटर क्यूब में क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप डेसीमीटर क्यूब में निकालना चाहोगे सेंटीमीटर क्यूब को तो क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3,
तब ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब इसका भी है और इसका इसका सेंटीमीटर, इसका डेसीमीटर क्यूब है, इसका सेंटीमीटर क्यूब को मैंने डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया तो डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, बच गया तुम्हारा बस क्या, मोल, राइट। और हमें पता है चूंकि यहां पर बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका n फैक्टर 1 होगा, बिकॉज ऑफ NaOH के अंदर एक OH माइनस होते हैं, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से n फैक्टर आ जाएगा 8 गुने 25, दैट इज 8 गुने 25 दैट इज 200, 200 गुने 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाय 0.1 अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, तो मतलब n फैक्टर हो गया 2। अब n फैक्टर 2 किसका होता है, तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो आई विल गो विद दिस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में से एक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर बस सिंपल लगाना था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें एसिड का तो पता ही है, मोल इनटू n फैक्टर कर दिया, बट बेस के केस में मुझे इस सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ा, और डेसीमीटर क्यूब चेंज करने का तरीका क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 की पावर -3 डेसीमीटर क्यूब होता है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 25 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया तो डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 n फैक्टर 2 मतलब H2SO4 ये एसिड होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है सबका 1 to 1, ठीक है भाई साहब। अब बोलता है कि स्टडी द गिवन डेटा एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पूरा डेटा को रीड करो और सिलेक्ट करो करेक्ट स्टेटमेंट को। वी हैज द लिस्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है बेटा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर लिस्ट ऑर्डर है मतलब वो गैसियस रहा होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो वी जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में काफी ज्यादा ऊपर टेम्परेचर है उसके लिए, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग ही उसका -185 पे हो जाता है, तो भाई 25 तो बहुत ज्यादा ऊपर है, राइट। तो मतलब मैं बोलूंगा अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा निगेटिव होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत ज्यादा उसके हिसाब से बहुत हीटिंग हो गई, वो बहुत ह्यूज रैंडमनेस के साथ गैसियस होगा, तो बिल्कुल बात सही है पहला वाला, चूंकि इसका लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काफी ज्यादा रैंडम होंगे, काफी ज्यादा गैसियस होंगे। फिर बोलता है W इज सॉलिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। W सॉलिड है 100 पे, नहीं सॉलिड है 100 पे, 110 पे इसका मेल्टिंग है, हाँ 100 पे सॉलिड होगा, बिल्कुल होगा। और लिक्विड एट 200, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 420, 110 के ऊपर जाओगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो मतलब लिक्विड होगा, बिल्कुल बात सही है। तो 200 पर तो ये लिक्विड होगा, और 420 के बाद 420 के बाद ये गैस बन जाएगा, बिकॉज वहां बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। तीसरा बोलता है X, Y and Z will have fixed volume but fixed shape but not fixed shape। अब fixed volume होता है but fixed shape किसका नहीं होता, लिक्विड का होता है, राइट। कहां पर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये तीनों लिक्विड हैं तो 100% ये स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज गलत है, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स वॉल्यूम होना, शेप का शेप नहीं होना, शेप का फिक्स नहीं होना इज लिक्विड, राइट। तो अगर ये +40 पे लिक्विड है तो हो सकता है ऐसा, चेक कर लेते हैं। तो -20 पे 7 पे ये मेल्ट हो गया था, 85 पर ये बॉयल होगा, तो 40 पे लिक्विड रहा होगा। ये -20 पे मेल्ट हो गया था, 172 पे बॉयल होगा, मतलब ये भी लिक्विड रहा होगा 40 पे। -32 पे मेल्ट हो गया था, 320 पे बॉयल होगा, मतलब ये भी क्या रहा होगा, ये भी लिक्विड रहा होगा 40 पे, तो मतलब है बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। चौथा बोलता है कि वी विल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट वी कहाँ है, वी, हाँ वी जो है वो एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट पे एट -210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका -223 पर क्या है, मेल्टिंग है, तो -223 से ऊपर जाओगे तो 100% है वो लिक्विड होगा, और -185 पर वो गैस बन जाएगा, और -210 जो है उसके बीच में आता है, मतलब लिक्विड होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये सबके सब स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं।
बस यहाँ पर जैसे अगले पिछले साल के पेपर में भी, अगले साल के पेपर में भी हर बार ऐसा देख रखा है कि ऐसे ही टेम्परेचर दे रखे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दे ऑलवेज आस्क यू टू एनालाइज दी स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, बट स्टिल अगर आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ लिक्विड होती है और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई चीज़ गैस बन जाती है, तो क्वेश्चन तुमसे आराम से बन सकता है। मेल्टिंग पॉइंट से पहले कोई चीज़ सॉलिड होती है और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में कोई चीज़ लिक्विड होती है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद गैस हो जाती है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुमेधा मिक्स टू सब सोल्यूशन P and Q. She recorded the following observation and conclusions in her notebook. A yellow precipitate is formed. Okay, yellow precipitate form हुआ. It is a double displacement reaction. Okay, अब पूछता है क्या क्या है, राइट? तो भाई साहब टू सोल्यूशन P and Q. She recorded, दो सोल्यूशन उठाया उसने, तो दो सोल्यूशन उठाया होगा, तो भाई साहब हमें पता है येलो कलर का क्या होता है, येलो कलर का क्या होता है प्रेसिपिटेट, पहला चीज। दूसरा चीज कि इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैं यहां पर लेट सपोज PbNO3 लेता हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस लेता हूं, और इसमें अगर मैं Ki को ऐड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा PbI2 और साथ में बाहर निकल जाएगा KNO3। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, बोलता है डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही है। और द सोल्यूशन PQ एंड द येलो प्रेसिपिटेट, तो ये येलो कलर का होता है, बिल्कुल सही है। मतलब पहले स्टेटमेंट, मतलब पहला ऑप्शन ही मेरे को क्या मिल रहा है, सही मिल रहा है। ये हमें पता है कि भाई साहब ये येलो होता है, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, बिल्कुल डबल डिस्प्लेसमेंट होती है रिएक्शन, दिख रहा है मेरे को कि टाइन एनायन दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मतलब हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मुझे ये क्वेश्चन ऑप्शन सही करने पड़ते। AgNO3 केस में AgCl बनेगा, जो येलो नहीं होता, व्हाइट होता है, राइट? बाकी में भी हमें वो कलर नहीं मिलेंगे जो कलर हमें रिक्वायर्ड है, इस कारण से मेरा आंसर ए ही होगा, राइट? अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे करके टेबल दे रखा है, पीरियोडिक टेबल, और बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग, अमंग द गिवन टेबल Q इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट वाइल R इज द मोस्ट नॉन मेटालिक। Q मोस्ट मेटालिक, सही बात है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ती है, Q मोस्ट मेटालिक होगा अमंग ऑल दिस, एंड R जो है वो मोस्ट नॉन मेटालिक है। हाँ, ये फ्लोरीन है, क्लियरली लग रहा है मेरे को, हीलियम के इधर फ्लोरीन ही आता है, और ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है। तो सोडियम इन तीनों में सबसे, इन तीनों के इन सब मिला के सबसे मेटालिक है, बिकॉज ऑफ डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो ये तो सही बात है, ये पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। दूसरा बोलता है P is the smallest in size. P नहीं, P smallest तो नहीं है। T is the most reactive element. T most reactive, no, T तो least reactive होगा because of ये noble gas है। और उसके बाद बोलता है Q and S have complete octet in M shell. Q and S never, क्योंकि Q और S दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 18 के तो है नहीं, ग्रुप नंबर 18 का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो T का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? बहुत सिंपल था। अगर यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट होता कि T इज द कंप्लीट ऑक्टेट, तो मैं बोल सकता था हाँ K सेल, L सेल, M सेल। हाँ, T का M सेल में, क्योंकि पहला पीरियड मतलब पहला सेल, दूसरा पीरियड मतलब दूसरा सेल, तीसरा पीरियड मतलब तीसरा सेल, थर्ड पीरियड थर्ड सेल कंप्लीट होता है, टी का होगा, बिकॉज ऑफ यही तुम्हारा नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। टी यहाँ पे आर्गन है, तो अगर लिखा होता डी में कि टी हैज कंप्लीट एम सेल, तो मैं बोलता हाँ तब स्टेटमेंट सही है। बट ये क्या बोला, क्यू एंड एस नहीं, क्यू तो तुम्हारा सोडियम में कंप्लीट नहीं होता, और एस जो है वो भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है एस यहाँ पर तुम्हारा कौन है, क्लोरीन है, और क्लोरीन का भी कंप्लीट नहीं होता। 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, 7 होते हैं। नेक्स्ट है टू राइट ए लेटर विथ ग्रेफाइट पेंसिल 0.001 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज्ड इन राइटिंग इज। तो बेटा सबसे पहले ग्राम से मोल निकाल लेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें पता है ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, पूरे कार्बन ही है, तो मतलब कार्बन के अलावा कुछ है नहीं, तो उसका एटॉमिक मास ले लो, कितना हो जाएगा 12। ये हो गया तुम्हारा कितना, तो ये हो गया 12 × 10 की पावर -3, ये हो गया तुम्हारे नंबर ऑफ मोल। अब चेक कर लो बेटा, पहला बोलता है नंबर ऑफ मोल पूछा था उसने, क्या पूछा था उसने, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम एंड द टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, तो अगर देखा जाए 0.001 ग्राम है, और इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम 0.001 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम,
नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल इज 8.33 10 की पावर -5. वी कैन गो फॉर इट, वी कैन गो फॉर इट. हाउ? तो अपन क्या करेंगे अब इसमें 10 ये यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, ये 1/12 है ना बेटा, ये 1/12 है, राइट. तो 1/12 ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 से डिवाइड कर दो. तो ये करोगे तो आ जाएगा 100/12. 100/12 कितना होगा? तो 12 8 जा, तो 8 पॉइंट कितना दे रहा है? 33. सही बात है, 8.33 हो गया. और इंटू क्या हो जाएगा? तो 10 की पावर, ये तो इधर आ गया, इसमें 10 की पावर -3, ये ऊपर गया 10 की पावर -5 हो गया. तो मतलब मोल तो सामने आ गया. इतने मोल की रिक्वायरमेंट है. अब अगला क्या बचता है? अगला बचता है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे. तो हमें पता है कि भैया चूंकि ग्रेफाइट में बस कार्बन ही है, तो जो भी होंगे नंबर वो एटम कार्बन के ही होंगे, मॉलिक्यूल तो होगा नहीं. तो वैसे केस में कार्बन का एटम नंबर कितना हो जाएगा? तो जो भी मोल आया है, तो मोल को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? एवोगाड्रो नंबर से. अब मोल कितना आया है? तो 8.33 इंटू 10 की पावर -5, और कितना दे रखा है? एवोगाड्रो नंबर पता है हमें 6.022 10 की पावर 23. मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कितना आंसर आएगा मेरा. तो मेरा आंसर आ जाएगा, हाँ लगभग इतना ही आएगा, 5.022 10 की पावर 19. ये मेरा आंसर हो जाएगा. तो बेटा सिंपल क्वेश्चन था, पहले मोल निकाल लो, मोल के बाद क्या करो बेटा, उसमें सीधा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे. बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, राइट, इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन. तो जो भी नंबर होंगे वो कार्बन के ही होंगे. तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे. जैसे पहले मॉलिक्यूल आया करता था, अब वो नंबर ऑफ एटम आएगा कार्बन का, बिकॉज ऑफ कार्बन ही है ग्रेफाइट के अंदर और कुछ है नहीं, राइट. तो मेरा आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है. सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर सोल्यूशन लेबल W, X, Y, Z है pH 1, 9, 3 and 13 respectively. Which of the following represent the correct decreasing order of hydrogen ionic concentration? तो बेटा आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं कि जिसका pH सबसे कम उसका H+ आयन सबसे ज्यादा. बिकॉज ऑफ जितना pH कम उतना एसिडिक, और जितना एसिडिक उतना H+ आयन. तो सबसे ज्यादा जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इसमें होगा. तो सबसे ज्यादा 1 में होगा, मतलब W में होगा. फिर उसके बाद X नहीं Y में होगा, फिर उसके बाद X में होगा, और फिर उसके बाद Z में होगा. चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है. W, Y, X, Z. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. मतलब ये हो गया कि pH की वैल्यू अगर कम तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी. ये बस ध्यान रखना है, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बोलता है फ्यू एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया गया. ओके, द वैलेंसी ऑफ W, V, W, X, Y, Z. तो जैसे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए फटाफट इसको एटम में कन्वर्ट कर लो. अब ये 1531V है, मतलब ये फॉस्फोरस है. ग्रुप नंबर 15 है, वैलेंसी 3 होगी. 9, 12 है W, ये फ्लोरीन है. 9 और 19 है, सॉरी ये फ्लोरीन है, तो W तुम्हारा फ्लोरीन है. फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का है, वैलेंसी 1 होगी. 3, 7 ये लिथियम है. लिथियम ग्रुप नंबर 1 का है, वैलेंसी 1 होगी. उसके बाद 18, 40 ये तुम्हारा आर्गन है. आर्गन नहीं, हाँ आर्गन है. आर्गन की वैलेंसी 0 होती है, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता. 12, 24 ये तुम्हारा मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का आता है, वैलेंसी 2 होगी. चेक कर लो. 31102 31102. मतलब सिंपल है, एटॉमिक नंबर देख देख के आप उसके एटम आइडेंटिफाई कर लो. एटम आइडेंटिफाई हो गए तो आपको पता ही है, एटम अगर आइडेंटिफाइड हैं तो वो कौन से ग्रुप में आते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल के, उससे आप वैलेंसी निकाल सकते हैं. अगर ग्रुप नंबर 15 है पहला वाला, तो वैलेंसी 3 होगी, बिकॉज 3 बॉन्ड बनाएगा ऑक्टेट के लिए. दूसरा वाला जो W है वो फ्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17, आउटर मोस्ट में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब वैलेंसी 1 होगी. लिथियम है तीसरा वाला, ग्रुप नंबर 1, और 1 ग्रुप का वैलेंसी भी वही होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट में होते हैं जो वो रिलीज कर देता है. उसके बाद आर्गन है ग्रुप नंबर 18 वाला, हमें पता है 18 में कोई वैलेंसी नहीं होती, बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव एनी एफिनिटी टुवर्ड्स बॉन्डिंग. उसके बाद अगला है Z, वो 12 एटॉमिक नंबर से मैग्नीशियम है, ग्रुप नंबर 2 होता है. ग्रुप नंबर 2 में वैलेंसी 2 होती है, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, उसको वो लूज कर देता है. तो आंसर हो जाएगा B. अगला क्वेश्चन देखो दे रखा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, if fill in the blanks selecting the option with the correct word. The process removing impurity for pure metal to obtain pure metal is known as. तो रिफाइनिंग बोलते हैं उसको बेटा. एकदम सिंपल है. तो मतलब ये तो चला गया और ये भी चला गया,
राइट। उसके बाद बोलता है ये कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग आपको पता होगा हीटिंग प्रोसेस होती है, ये रिफाइनिंग नहीं है। उसके बाद बोलता है इसमें मोस्टली हम लोग करते क्या है बेटा, इसमें हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, राइट, एक में। तो जब ऑक्साइड और नहीं हो तो कैल्सिनेशन स्मेल्टिंग करते हैं, अगर ऑक्साइड हो तो इसको कैल्सिनेशन के थ्रू काम करते हैं, राइट। मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग और हो तो उसको हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, ऑक्सीजन ना कंटेनिंग हो तो स्मेल्टिंग करते हैं। नेक्स्ट बोलता है रिमूविंग इम्प्योरिटी फॉर द प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द रिफाइनिंग इज, बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस ही होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही होती है, मतलब दोनों में सही है। उसके बाद बोलता है द मोस्ट वाइडली इज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, द इम्प्योर मेटल इज टेकन एज दैट एज द प्योर मेटल इज टेकन एज दैट। अब सुनना ध्यान से बेटा, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होता है। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन है तो कैथोड पे रिडक्शन का मतलब है, लेट्स सपोज अगर मेटल M है, M प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा होगा, M बनाता है, ठीक है, ये M बनाता है। और अगर मान लो यहां पर भी उसी मेटल का तुमने रड बनाया हुआ है, इम्प्योर है, इम्प्योर में इम्प्योरिटी होगी, बट इम्प्योरिटी एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगी, ध्यान रखना बेटा, इम्प्योरिटी एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगी, इम्प्योरिटी एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो अगर इम्प्योरिटी एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो वैसे केस में फॉर श्योर यहां पर क्या होगा, जो बस प्योर मेटल इसके अंदर होंगे वही बस ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में गिरेंगे। तो ये M से M प्लस बन के सोल्यूशन में गिर गया, राइट, M से M प्लस बन के सोल्यूशन में गिर गया। और फिर उसके बाद ये M प्लस जो है इससे इलेक्ट्रॉन लेके, इससे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आई इसको लेके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गई और यहाँ आई, इसको लेके ऊपर चढ़ गया। तो जो यहाँ से गिरा वो यहाँ चढ़ गया। तो अगर हम इसको इम्प्योर से बनाएंगे तो प्योर वाले गिरते जाएंगे, जो उसके अंदर रियल मेटल होंगे, जो इम्प्योरिटी नहीं होगी वो गिरती जाएगी। कुछ समय के बाद यहाँ पर पतला सा एक रड बच जाएगा, पतला सा रड होगा, नथिंग बट इम्प्योरिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे एनोड मड। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, M जो है इस वाले में M जो है वो M प्लस बन रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन है तो इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और यहाँ पे चूंकि रिडक्शन है इसके लिए हम बोलेंगे इसको कैथोड। ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। तो कैथोड पे चूंकि मेटल प्लस मेटल बन रहा है, तो अगर हमने पहले से इम्प्योरिटी ले रखी है तो जो प्योर मेटल ऊपर चढ़ रहा होगा उसको डिफरेंशिएट हटाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग पहले से एक पतला सा प्योर मेटल का रड लेते हैं और उसी प्योर मेटल के रड पे फर्दर प्योर मेटल को डिपॉजिट करा रहे होते हैं, और यहाँ पर इम्प्योरिटी के साथ लेते हैं एनोड पे, ताकि जो एनोड की इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाएं एज इट इज रड बन के, और जो प्योर मेटल है वो सोल्यूशन में गिरता जाए। जो भी आप यहाँ पर सोल्यूशन लोगे, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, मेटल का ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो मेटल अपन रिफाइन कर रहे होते हैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेके काम चलाते हैं। तो वैसे केस में अपन देख सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो इम्प्योर मेटल है उसको हम एनोड के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेते हैं, और जो प्योर मेटल है उसको हम कैथोड के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पर एनोड एंड कैथोड हो जाएगा। तो मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है कि एनोड एज इम्प्योर मेटल एंड कैथोड एज क्या, प्योर मेटल हम लोग ले लेंगे, ताकि प्योर पे ही प्योर चढ़ेगा और तो हमें बाद में उसको अलग से हटाना नहीं पड़ेगा, राइट। एज इट इज गाड़ी उठा लेंगे, बोलेंगे पूरा पूरा प्योर है, आप इसको लेके जाओ, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, देखो इसमें बोलता है जो बॉइलिंग पॉइंट है P का 56 है, Q का 45 है और R का 90 है, मिसिबल इमिसिबल मिसिबल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी सेपरेशन टेक्निक विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मिक्सचर विथ वाटर। मतलब ये मिसिबल इमिसिबल है मिक्सचर वाटर में। P कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन से P सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये मिसिबल है तो सिंपल मेथड से अगर हम करेंगे तो हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, एवेपोरेट कर देंगे, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 होता है। इस मेटल का हमारा 56 है, या इस जो भी चीजें हम मिला रहे हैं P उसका 56 है, तो आराम से एवेपोरेट हो जाएगी, सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाएगा। Q कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल, सही बात है। इमिसिबल है तो आप फनल रख लो, तो फनल में जो बचा रहेगा वो बच जाएगा और बाकी जो है जो तुम्हारा वाटर है वो बाहर आ जाएगा।
आर कैन बी सेपरेटेड बाय एवेपोरेशन, आर को अगर एवेपोरेट करेंगे, मिसिबल है, सही बात है, एवेपोरेट कर देंगे तो तुम्हारा ये जो आर है एवेपोरेट हो जाएगा 90 पर, और वाटर का चूंकि 100 होता है तो हमें पता है कि वाटर मतलब एवेपोरेट 100 पे तेजी से करता है, राइट, और ये 90 पे करता है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा उससे कम है, तो अपन कर सकते हैं ऐसा काम। और डी बोलता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नन ऑफ दिस। अच्छा ये है, सुनो ध्यान से, आर कैन बी सेपरेटेड बाय एवेपोरेशन। अच्छा एवेपोरेशन, बॉइलिंग नहीं है, ये एवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन नहीं, एवेपोरेशन है बेटा। एवेपोरेशन बेसिकली आपको पता होगा हर टेम्परेचर पे होता है, और जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा ना हो तो अपन एवेपोरेशन नहीं कर सकते, मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज्यादा ना हो तो अपन एवेपोरेशन नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आर भी जाएगा और वाटर भी जाएगा, दोनों साथ में जाएगा, क्योंकि 90 इज अ हाई टेम्परेचर और वाटर एवेपोरेट्स एट एनी टेम्परेचर। तो वैसे केस में अपन बोल सकते हैं कि आर ये पॉसिबल नहीं है, बाकी ए बी सी तो पॉसिबल है, तो आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें पता है एवेपोरेशन वाटर का भी तो हर टेम्परेचर पे हो जाता है, तो अपन अगर एवेपोरेट कर रहे होंगे तो वैसे केस में दोनों साथ में निकल रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों साथ में निकल रहे होंगे, जिस कारण से हम आर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे पानी से। ठीक, चलिए तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब अचीवर सेक्शन के अंदर ये वाला पूरा का पूरा एक मैडम है जिन्होंने क्लास 10th की है, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा है, वेल एंड गुड। अब इसमें बोलता है 5 स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप के साथ, और 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनाए उन्होंने। तो पूछ क्या रहा है आपसे, देयर ऑब्जर्वेशन गिवन द स्टूडेंट हु अमंग द स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो देख लेते हैं, रूही ने मैग्नीशियम में डाला पानी, राइट, पानी डाला, विग्रस रिएक्शन हुआ, MgO और H2 बाहर निकला। ठीक है, सिद्ध ने क्या करा, तो Ag में डाला पानी तो स्लो रिएक्शन हुआ और Ag2 और हाइड्रोजन बना नहीं। सिद्ध का तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि Ag जो है वो कभी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता पानी के साथ, क्योंकि Ag आपको पता है रिएक्टिविटी वाइज हाइड्रोजन से कम होते हैं, इस कारण से वो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकाल सकते। प्रीति ने करा एक्सपेरिमेंट, और प्रीति को Fe के साथ जब डाला इन्होंने तो FeO प्लस हाइड्रोजन मिला। हमें पता है Fe2O3 और हाइड्रोजन मिलेगा, वो भी सिंपल पानी पे नहीं, सिंपल पानी पे नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्टीम यूज करना पड़ता है, और प्रोसेस तो स्लो होती है बट FeO नहीं बनता। जॉय ने किया जिंक के साथ और स्लो रिएक्शन हुई और ZnOH का होल ट्वाइस बना और हाइड्रोजन बना। ठीक है, और रोहिल ने किया कॉपर के साथ, तो इसको मिला क्या, इसको मिला भाई साहब, इसको मिला कॉपर के साथ नो रिएक्शन। तो रोहिल रोशनी, तो रोशनी का तो सही है, रोशनी का तो रोशिल, तो रोशिल का तो सही है, क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं मिलता कॉपर के साथ, कोई रिएक्शन पानी का होता नहीं, आपको पता ही है कि कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और जिंक के साथ भी रिएक्शन इतनी स्लो नहीं है, कंपेरेटिवली फास्ट होगी। और ZnOH का होल ट्वाइस और H2 तो है, बट यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन जो है वो जल्दी से निकलेगा, रिएक्शन इतनी स्लो नहीं होगी। तो मैं जो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशंस मुझे लग रहा है वो रूही और रुशिल का है, जिसने सही ऑब्जर्वेशन डाले हैं, और सही बात है, ऐसा होता भी है, तो मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। पूछ कर रहा था करेक्ट ऑब्जर्वेशन किसका है, यहाँ पर ये सी और बी के ए के बीच लगा हुआ है, तो बेटा ये सी ही है, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि भाई साहब ये सब कुछ है, ऐसा पेरेंट सॉल्ट है, पेरेंट कौन होगा इसका, पेरेंट बेस कौन होगा, और पीएच की वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखें तो पहला जो है तुम्हारा वन जो है वो HCl बता रहा है इसका पेरेंट है, तो NaClO का पेरेंट HCl नहीं हो सकता, NaCl का पेरेंट HCl हो सकता है, बिकॉज ऑफ NaClO बनाने के लिए हमें HOCl को NaOH से रिएक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये हाइपोक्लोरस एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे NaOCl और साथ में पानी बाहर निकालेंगे। तो मेरा जो पेरेंट है वो HOCl है यहाँ पर, NaOCl का या NaClO का, तो मैं तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दूंगा। अब मेरे पास 2 बचे। अगला बोलता है जो दूसरा वाला है इसका पेरेंट एसिड है HCl और पेरेंट बेस है ZnOH का होल ट्वाइस। तो भाई साहब HCl का हमें पता है जो pH होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड कंपेरेटिवली वीकर बेस है और ये HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो pH की वैल्यू फॉर श्योर यहाँ पे लेस देन 7 होनी चाहिए। और अपन अगर देखें यहाँ पर लेस देन 7 होनी चाहिए, ये तो लिख दिया मैंने बिकॉज ऑफ यहाँ पर तुम्हारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। इन दोनों के मिलने के बाद जो मेरे को सॉल्ट मिलेगा वो बनेगा Zn का Cl2, ZnCl2। तो भैया ZnCl2 कहाँ दिख रहा है, बी और सी में, तो मेरे को बी में ही दिख रहा है,
pH की वैल्यू लेस देन 7 दिख रही है, परफेक्ट है। और उसके बाद अगर देखा जाए 4 के बारे में, तो 4 क्या बोलता है, 4 4 4 1 2 3 4 ये है। अच्छा, 4 के बारे में पेरेंट एसिड कौन होगा, तो H2SO4 ही होगा, बिकॉज ऑफ NH2SO4 का होल ट्वाइस कब बनता है, जब अपन H2SO4 को डालते हैं अमोनिया के साथ, राइट, तभी क्या बनता है बेटा, तभी बनता है अमोनियम सल्फेट। मतलब NH4 का होल ट्वाइस SO4 और साथ में बाहर निकलता है बेटा क्या, तो बाहर निकल रहा होता है वाटर, राइट, बाहर निकल रहा होता है वाटर H2O। तो अगर यहां पर देखें, नहीं H2O नहीं निकलेगा, सॉरी, बाहर निकलेगा क्या, तो बाहर कुछ नहीं निकलेगा, ये सिंपल क्लब हो जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर जो पेरेंट एसिड है इसका, वो फॉर श्योर कौन है, तो वो H2SO4 ही है, परफेक्ट। जो इसका बेस है, तो अगर अपन देखें यहाँ पर, अगर पानी निकालनी है आपको, तो पानी निकालने का एक तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पर इसको NH4OH ले लें। अगर हम इसका NH4OH ले लेंगे तो पानी भी निकल जाएगा, तो ये अगर NH4OH ले लिया तब पानी आ जाएगा, राइट। तो अगर बेस देखा जाए तो पेरेंट बेस कौन है मेरा, तो NH4OH है, परफेक्ट है ना, पांचवा वाला जो है वो NH4OH है। अब चूंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो 100% जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा, तो pH जो है वो लेस देन 7 है। अच्छा, pH लेस देन 7 है। छठे के बारे में बोल रहा है, ये HCOOH होना चाहिए पेरेंट एसिड, बिल्कुल HCOO के बनेगा कब, जब फॉर्मिक एसिड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा HCOOK, राइट। तो मतलब सही है कि पेरेंट एसिड जो छठा वाला नथिंग बट एक पेरेंट एसिड की बात कर रहा है, तो वो फॉर्मिक एसिड ही होना चाहिए। तो मतलब ये पूरा का पूरा टेबल क्या है, बी ऑप्शन के हिसाब से सही है, तो बी ही मेरा सही है 1 to 1। सबसे पहले क्या करा मैंने, तो मतलब पहले दूसरे में ही करेक्ट हो गया था, पहला वाला में 2 ऑप्शन खत्म हो गया, HClO होना चाहिए पेरेंट एसिड, दूसरा सॉल्ट बनना चाहिए ZnCl2, क्योंकि ZnOH के होल ट्वाइस ZnCl2 बनता है, ना कि ZnCl तो कुछ होता ही नहीं है, तो मेरा तो वहीं पे ऑप्शन सही हो गया था। बट थर्ड में था, थर्ड ये है, तो ऑब्वियसली इनके मिले हुए सोल्यूशन क्या होने चाहिए, लेस देन 7 वाले होने चाहिए, बिकॉज ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद 5 क्या है, तो 5 पेरेंट बेस, 4 क्या है, 4 पेरेंट एसिड की बात कर रहा है, तो इसका पेरेंट एसिड कौन होगा, H2SO4, इसका पेरेंट बेस कौन होगा, तो NH4OH, और pH क्या होगी, तो एज पर एसिड लेस देन 7, सही बात है, क्योंकि एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत वीक होता है। उसके छठा बोलता है इस सॉल्ट का पेरेंट एसिड कौन होगा, तो इस सॉल्ट का है नाम क्या, तो पोटेशियम फॉर्मेट, पेरेंट एसिड कौन होगा, तो फॉर्मिक एसिड, पेरेंट बेस कौन होगा, तो KOH। अब हमें पता है फॉर्मिक एसिड क्या होती है, वीक एसिड, और KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसका pH क्या होगा, बेसिक होगा, मतलब मोर देन 7 होगा। सही बात है, ये भी मैच कर रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ खत्म हो गया ये पूरा का पूरा सिलेबस, इस पर्टिकुलर ईयर के क्वेश्चंस इस बार कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि आसान ही थे, और जो पहले क्वेश्चंस कुछ सेशंस में हमने किए थे उससे आसान इस बार का पेपर था। तो बच्चों आके की बात यह है कि भैया myclassroom.digital को जल्दी से विजिट करो, यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारे काम की चीज़ें हैं जो आपके लिए फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज ऑफ वी आर इनटू द सेम स्पेस जहाँ आप आगे में जाने वाले हो, लाइक IIT JEE नीट है ना, साइंस के फील्ड में, या फिर कोई ऐसा करियर ऑप्शन जो साइंस से मतलब आगे बढ़ता हो, या फिर कॉमर्स से बढ़ता हो, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, हर जगह हम आपको हेल्प करेंगे myclassroom.digital के अंदर। और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जल्दी से फटाफट शेयर कर दो जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उनके बीच में, ताकि उन्हें भी पता चले कि भाई सोल्यूशन मिल रहे हैं NSO के, जो कोई बना नहीं रहा, myclassroom बना रहा है पहली बार, और myclassroom बिल्कुल डेडिकेटेडली हर साल का पेपर दे रहा है आपको। इस पेपर के जो फर्दर सोल्यूशंस हैं फिजिक्स और बायोलॉजी और लॉजिकल रीजनिंग के, वो उसके भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो जाके उसको भी विजिट करो, फटाफट सोल्यूशन देखो, और अगले साल के जो इस बार तुम्हारा NSO आने वाला है उसकी तैयारी में लग जाओ, जुड़ जाओ, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कमिंग NSO पेपर। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग बच्चा, बाय।